आपको मजदूर या कमज़ोर या गरीब या कम पैसे वाले लोग अपनी माँ बाप को ऐसे छोड़ते हुए नहीं दिखेंगे। जिन्होंने अमीरी देखी और जिनके बाप गरीब हो गए वो बाप को छोड़ देंगे, जिन्होंने गरीबी ही देखी है वो अपने बाप को नहीं छोड़ रहे। सारी माओं का यही कहना है कि उनके पास 80 लाख रुपए थे, घर था, भतीजे ने लिखवा लिया, बेटे ने लिखवा लिया, बेटे ने फिर नमस्ते चल। ये सिर्फ एक शख्स की कहानी नहीं है, एक शिवचरण गुप्ता की कहानी नहीं है, ये बदलते समाज का दरअसल एक आईना है। हो सकता है मैं या आप एक दिन, क्योंकि ये खबर वायरल हुई इसलिए यहाँ वृद्धाश्रम आए, यहाँ पर बुजुर्गों से मिले, लेकिन क्या ये पहली मर्तबा हुआ है? लेकिन 5-6 बच्चे मिलकर के भी अगर एक माता पिता को नहीं रख पा रहे हैं तो इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। एक पिता जो आखिरी समय तक ये वेट करता रहा कि शायद उसकी बेटी आ जाए, वो अंतिम बार अपनी बच्ची को देख ले, उसी वेट में उसकी आंखें बंद हो गई और उनकी बेटियां नहीं आई, और ना सिर्फ उस वक्त बल्कि अंतिम संस्कार के वक्त भी नहीं आई। आज ये नौबत नहीं आती भाई 3 बेटियां दाग देने के ऊपर नहीं आई, तो इसीलिए कहते हैं कि बगैर औलाद ही चला जाए, ना बेटी हो ना बेटा। एक पिता की अंतिम विदाई ने पूरे देश को भावुक कर दिया, लेकिन क्या यह सिर्फ एक परिवार की कहानी है या बदलते समाज की एक कड़वी सच्चाई? इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने एक बार हम फिर पहुंचे हैं सोनीपत के उसी ओल्ड एज होम में जहां से इस कहानी की शुरुआत हुई थी। दोस्तों, अभी मैं उसी ओल्ड एज होम के अंदर खड़ा हूं जहां के शिवचरण राम गुप्ता, जिनकी उम्र 71 साल थी, जिनके बारे में अब हम यहीं पर जो माताएं रह रही हैं उनसे और कुछ बुज़ुर्गों से भी जानने की कोशिश करेंगे कि कैसा उनका स्वभाव था और क्या कुछ महसूस किया उनके जाने के बाद। अभी पूरा मीडिया में चल रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे माता जी? नहीं, बहुत अच्छा था बेटे, बोलने में, चालने में, सब क्या है। मैं सुबह उठ कर सबके उनमें राम राम करता था। और देखो, बस बेटियों ने ही गलती कर दी या अपने माँ बाप को संभाला नहीं। हम तो ये चाहते हैं कि भाई सभी के बच्चे, चलो पहले नहीं संभाला तो बाद में तो अंतिम में तो सभी कोई सहारा दे देता है कि नहीं। तो हम भी चाहते हैं कदे कल हमारे लिए भी इतना ही बुरा बने, है कि नहीं। मतलब जी, आपको कितना समय हो गया यहाँ रहते? मैं अप्रैल में आई थी, पिछले में 1.5 साल हो गया। 1.5 साल। हाँ। तो शिवचरण राम गुप्ता जी ऐसा बता रहे हैं कि वो हर समय भजन सुनते, भजन कीर्तन यही सुनते रहते थे और अपना जो काम करते थे फ़ोन पे ही वही करते रहते थे। तो बच्चों से बात होती थी उनकी लड़कियों से, तो तभी बोलती थी ठीक है पापा, ठीक है पापा। तो पापा तो ठीक है, पर बीमारी में भी उन्होंने फ़ोन किया तो क्यों नहीं संभाला उनको, हैं? चलो ये आनंद बेटा बहुत अच्छा है भाई, ले के भी गया, दवाई भी दिलवा के लाया, पहले दिन भी ले गया, कई दिन ताई इसने अच्छे से उसकी संभाल की। और ये गीता भी ठीक है भाई, दिन रात इनके लगे रहते थे, सेवा भी। तो बेटियों को तो कुछ नहीं समझा ना, तो इनको देखते हुए हमने भी नहीं सोचा कि भाई हमारी भी यही बयान मट्टी होनी है, नहीं। जब हमें तो जिंदे जी नहीं पूछते, फ़ोन तक नहीं करते, तो फिर मरने के बाद हमारा क्या होगा। तो मैं भी एक मीडिया के साथ ऐसा ही कहना चाहती हूँ, ऐसे बच्चे तो पैदा नहीं देना भगवान किसी को, तो ही अच्छा। आज ये नौबत नहीं आती भाई 3 बेटियां दाग देने के ऊपर नहीं आई, तो इसीलिए कहते हैं कि बगैर औलाद ही चला जाए, ना बेटी हो ना बेटा हो। कुछ होना नहीं। तो बेटी तो मेरे भी हैं, फिर मेरी भी रखने से नाटकी, अब ना हम नहीं रखेंगे तो बेटे क्यों रखेंगे फिर? जब बेटी मेरी साथ मेरा देती तो बच्चों के अपने आप नहीं दाब आ जाती। क्या बीतती होगी जब ऐसे बच्चे जो वैसे जवाब देने लग जाते हैं माँ बाप को? अरे बीतना तो इतना है कि मरने के लिए तो जगह नहीं होती, और मरने जिंदा रहने के भी लिए नहीं होती, तभी तो यहाँ तक पहुँच गए, है कि नहीं। और मर जाते हैं तो कोई न कोई ऐसे कहता या किसी के साथ भागी या खुदकुशी कर ली, और क्या क्या इल्ज़ाम लगाते। इसीलिए मेरे को नहीं मरना चाहा, नहीं तो मैं घर से तो मरने के लिए ही निकली थी। मैं अपनी सच्चाई बताती हूँ। फिर मैं किसी से मिलने के लिए यहाँ कोर्ट चली गई, जो मेरी बहन के ननद का लड़का रहता है। मैंने अपनी पेंशन बनवाई, तब उसी से मदद ली थी मैंने। तो जब मैंने उसके पास गई, मैं कहा भाई मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है तो क्या करूं। बोला बैठो मौसी जी, आप बैठो, मैं आपकी बहन को बुलाता हूं। जब उसने मेरी बहन को फ़ोन किया, जब उसका लड़का मेरे को उठा के लेके गया, जब मेरी बहन ने दवाई बूटी सारी करवाई, 1 महीने में मैं ठीक हुई मारपीट की वजह से। तब मैंने सोचा था बच्चे तो वो रखने के लिए तैयार हैं, एक ही लड़का है उसके पास, बहुत अच्छा है। बोला मौसी मैं रखूँगा आपको। अरे भाई कल न तेरी भी बहू है, जब मेरियों को मेरी नहीं रखा गया तो तेरी कैसी निकलेगी, अग्नि।
तो इसीलिए मैंने बोल दिया उसको, भाई मेरे लिए तू फ़ोन पर देख कर आश्रम ढूंढते। फिर एक मेरी सहेली थी जो 20 में मील पे थी, मैं उसके पास आई, उसने मेरे लिए ये सारा साधन किया, तब मेरे को यहाँ छोड़ के गई। जब आनंद देखो, बेटा तो हमने भी पैदा किए हैं, पर इस माँ ने तो बेटा देखो हमारे लिए भी सेवा कर रहा है, अपने माँ बाप की भी की, दुनियादारी की। तो ऐसे बेटे तो कोई पैदा करता है, या किसी को संस्कार मिले। ये वीडियो कहीं ना कहीं आपके बच्चों तक भी जाएगी। क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे अभी जो आपके बच्चे भी अगर वीडियो देख रहे हो? संदेश ये दे, मैं तो कोर्ट में भी बोल दिया था, ऐसे बच्चे भगवान मेरे को देना ही नहीं थे आपने। और जब साहब मैं भिखारी नहीं होती, जब मैं इसकी ज़मीन जायदाद सारी बेच के खा जाती लोगों की तरह, तो ये भिखारी होते ना। आज मैंने सभी कुछ जोड़ रखा है, ट्रैक्टर सभी कुछ है मेरे बाहर, इतनी बड़ी बड़ी तो 2-2 मकान बनाए हुए हैं। तो मेरे लिए तो एक खाट की जगह नहीं है। तो फिर मैंने क्या किया? मैंने तो कुछ नहीं किया। 14 साल की मैं मेरे भाइयों को शादी की थी कि माँ बाप मेरे थे नहीं। फिर ढूंढा तो बतेरा था कुछ, तो मिला तो कुछ नहीं ना। तो ऐसी ज़िंदगी का करूं क्या मैं? मरूं तो भी बदनामी, ना मरूं तो भी बदनामी। तो क्या समझे इस बात का मतलब? और अगले आज तक भी नहीं मेरे को नहीं बोल लिया कि तुम हमारे साथ चल। तो फिर इससे अच्छा तो मैंने तो सोच लिया कि मेरे लिए तो सभी मरे हुए हैं। तो दोस्तों ये आज के उस समाज की, उस दुनिया की वो कड़वी सच्चाई है जो अब किसी से छुपी नहीं है। और इस वृद्धाश्रम में मैं बताऊं दोस्तों, यहाँ पे कम से कम 10-12 माताएं जो है यहाँ पर काफ़ी लंबे समय से रह रही हैं। मेरा दुख रंज उठा बस बिचर में। ये बात बस की बात नहीं, रंज कुछ टेंशन हो जाएगी जब अपना घर नहीं छोड़ता नु समझ ले, उनका सब कुछ कर अपना घर नहीं छोड़ता। बस ये पेट नहीं भरा इसे करके छोटा, बस इससे बड़ी बात क्या होगी? और क्या नहीं करता माँ बाप तो नहीं बता, बस इतना है बहुत। पढ़ावे लिखावे भी है, पेट में रखा है, पाला है, पढ़ा दो का घर बना हुआ है, ब्याह करे, क्या नहीं करता? फिर तो घर छोड़ता नहीं, तू अपनी जगह छोड़ के देखो। मैंने तो पहले भी सोची थी कि मैं मीडिया में दूं, तैयारी भी कर ली थी। फिर मेरे को अपने आप ही मन उल्टा हट गया, छोड़ो रे बच्चों ने जैसा किया करने दे, फिर अपने लिए तो ठीक करूं, क्या उनको समझ आ जाए। पर उनको समझ नहीं आई। तेरा करवा लिया। आप कितने टाइम से रह रहे हैं माता जी? 6 साल हो गए। 6 सालों से यहाँ? हाँ, मैंने बजी यहाँ से आओ है, खूब आओ गाड़ी देकर न, मैंने को तू चला जा भाई, मैंने तो अड़े मरना है, अड़े देना है, मेरा पेटा भर गया बस। ये जो माता जी के अंदर से निकल रही है उसके बहुत सारे कारण हैं, लेकिन माता जी उन कारणों को अब याद नहीं करना चाहती, क्योंकि वो कारण जब भी याद आते हैं उनको तो कोई भी इंसान हो उसको वो भावुक कर देता है, हताश कर देता है, परेशान कर देता है। आपका शुभ नाम क्या है? माय नेम इज नीलम। नीलम नाम। और कितने समय से यहाँ रह रहे हैं? 1 साल और 2 महीने हो गए। 1 साल 2 महीने। हाँ है। तो किस कारण से आपको यहाँ आना हुआ? वैसे हमारे बहू है ना, वो थोड़ा झगड़ा हो गया था, इसलिए यहाँ पे मेरी लड़की है ना, उसकी सास यहाँ पे थी आश्रम में, वो बीमार हो गई, शुगर हो गया था, वो मर गई थी। तो हमारी लड़का लेके आए थे यहाँ पे। लड़का सही है थोड़ा, वो आता है कभी कभी आता है जब छुट्टी होती है, सिक्योरिटी गार्ड का काम कर रहा है वो, तो इसलिए आए थे। जम्मू कश्मीर के हम रहने वाले। अच्छा, आप जम्मू कश्मीर से? हाँ, जम्मू कश्मीर के हम। कश्मीर में मेरा जन्म हुआ है। जब मुसलमान की कश्मीरों की लड़ाई हुई थी ना, सब हम वहाँ से भाग के आ गए थे पहलगाम से। बीमार 8 से 9 साल हो गए, इनको लगवा मार गया था। अच्छा, आप दोनों हस्बैंड वाइफ हैं? अच्छा जी। एक हाथ नहीं चलता इनका, ये वाला हाथ, ये हाथ नहीं चलता, सेवा के लिए रखा हुआ है इन्होंने मेरा। और ये वाला हाथ है ना, जब ये मशीन कोल्लू गन्ने वाली मशीन होती है ना, वो लगाते थे, उनके हाथ आ गया था। थोड़ा मता चलता है, ये भी बिल्कुल, ये भी काम नहीं कर रहा अभी। थोड़ा थोड़ा आपको ये बीड़ी पीते हैं ना, मैं लेटर लगा के पिला दी, ये 1 बीड़ी सवेरे 1 शाम को, पहले बहुत बीड़ी पीते, इनकी कम करवा दी बीड़ी, बीमार है। तो भावुक कर देने वाली वो बातें हैं जो यहाँ पर आकर महसूस कर रहा हूँ मैं भी। इस वीडियो को दोस्तों आप भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि समाज के अंदर जो ये कुरीतियाँ जो फैली हुई हैं इनको लेकर रोक लगाई जाए। ये दोस्तों आज उस कहानी जिसके बारे में पूरे देश भर में चर्चा हो रही है, उसको कवर करने आज सोनीपत में नेशनल मीडिया भी पहुंच चुका है।
और हमारे साथ नेशनल मीडिया नवभारत टाइम से संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैम, आप भी एक बेटी हैं और आज कहीं ना कहीं इस कहानी से बेटियों के ऊपर एक लांछन पूरे देश भर में लग रहा है। लोग कमेंट्स के माध्यम से अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे कि आज के समय में क्या बेटियां अपने माँ बाप को अंतिम समय पर भी नहीं मिलने आई, तो क्या कहना चाहेंगे इस पूरी कहानी को कैसे देखते हैं आप? ये सिर्फ एक शख्स की कहानी नहीं है, एक शिवचरण गुप्ता की कहानी नहीं है। ये बदलते समाज का दरअसल एक आईना है। हो सकता है मैं या आप एक दिन, क्योंकि ये खबर वायरल हुई इसलिए यहाँ वृद्धाश्रम आए, यहाँ पर बुज़ुर्गों से मिले, लेकिन क्या ये पहली मर्तबा हुआ है? क्या ये अभी हुआ है? न जाने कितने इतने वृद्धाश्रम हैं जो देश के अलग अलग शहरों में हैं। वहाँ वो बुज़ुर्ग हैं जो कि अपने बेटों, अपनी बेटियों से दूर हैं। न बेटे रख पा रहे हैं, न बेटियाँ रख पा रही हैं। इसमें बात जेंडर की नहीं है, बेटे या बेटी की नहीं है। कभी ये कहना गलत होगा कि बेटियाँ नहीं संभाल पा रही, बेटे नहीं संभाल पा रहे, बहुएं नहीं संभाल पा रही। जेंडर की बात ही नहीं है। कोई भी अपना, जिसको आपने जन्म दिया है, कहते हैं माता पिता 5-6 बच्चों को भी रख लेते हैं किसी भी गरीबी की हालत में, लेकिन 5-6 बच्चे मिलकर के भी अगर एक माता पिता को नहीं रख पा रहे हैं तो इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। एक पिता जो आखिरी समय तक ये वेट करता रहा कि शायद उसकी बेटी आ जाए, वो अंतिम बार अपनी बच्ची को देख ले, उसी वेट में उसकी आंखें बंद हो गई और उनकी बेटियां नहीं आई। और ना सिर्फ उस वक्त, बल्कि अंतिम संस्कार के वक्त भी नहीं आई। वाकई ये दिखाता है कि हमारा समाज अब किस तरफ जा रहा है। और ये अभी नहीं है, सालों से ऐसा है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अपने माता पिता को नहीं रख रहे हैं अपने साथ में, वजह चाहे बहुत जो भी हो, लेकिन वाकई इस पर सोचने की ज़रूरत है कि हम किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। मैम, हमने अंतिम संस्कार के समय देखा कि जो वीडियो कॉल पे अंतिम संस्कार के लिए उनकी बेटी जुड़ी थी, उन्होंने तिलक भी लगाया हुआ था। उस तिलक से वो ऐसा जाहिर हो रहा है जैसे वो भगवान को काफ़ी मानती हैं, लेकिन जिस भगवान स्वरूप पिता ने उन्हें इस काबिल बनाया, पढ़ाया लिखाया और अंतिम समय में वो साथ नहीं आई, तो क्या कहना चाहेंगे कि जो घटना ये हो रही है, जो कई चीज़ें टीवी चैनल पर भी नहीं आ पाती, इनके पीछे कारण क्या है? किस कारण से ऐसा हो रहा है समाज में? ये इस बदलती समाज की सोच है। और देखिए, हमें जजमेंटल नहीं होना चाहिए। हो सकता है इस केस के लिए नहीं, हर उस केस के लिए किसके साथ क्या है, किसके परिवार में किस तरह की स्थिति है, क्या वजह है, वो हम जज नहीं कर सकते। लेकिन इतना ज़रूर है कि कम से कम हर बुज़ुर्ग को इतना तो हक़ वो रखते हैं कि अपने अंतिम सांस में उनके वो बच्चे जिनको उन्होंने जन्म दिया है वो उनके आसपास हो, ताकि आंखें बंद करते वक्त अगर शायद वो अपने बच्चों को अपने सामने देखेंगे तो शांति के साथ आंखें मूंद पाएंगे। ये अधिकार उनसे छीनना गलत है। फिर चाहे वजह जो भी हो सकता है उनकी बेटियों की, जैसे हमने बातें सुनी, वो दूर हैं, उनके लिए आना मुश्किल था, हो सकता है उनकी कुछ पारिवारिक वजह हो, क्या उनके परिवार में हम नहीं जानते, नहीं समझते हैं। लेकिन इतना ज़रूर है कि किसी भी बुज़ुर्ग को इस तरीके से देखकर, जैसे इस आश्रम में है बुज़ुर्ग, वो दिल तो दुखता ही है। न्यूज़ 24 से राजीव रंजन जी आज सोनीपत पहुंचे हैं और एक ऐसी कहानी जिसने पूरे देश को भावुक कर दिया, उस कहानी को कवर करने आज ये यहाँ पहुंचे हैं। आइए जानते हैं इन सर से कि ये जो कहानी पूरे देश भर में लोगों को भावुक कर रही है, क्या कुछ आज यहाँ महसूस किया सर आपने इस वृद्धाश्रम में आके? जब मुझे आज सुबह सुबह पता चला और सोशल मीडिया या अखबार जो भी कहे, रिसर्च में देख रहा था कि आज क्या, मुझे लगा कि हम कहाँ से कहाँ आ गए। और पूरी हमारी पीढ़ी जो है, मैं भी 2 बच्चों का बाप, पूरी पीढ़ी हम क्या करते हैं, हमने पूरी परिवार नाम की संस्था को अपने बच्चों और अपने बीवी तक सीमित कर दिया। न्यूक्लियर फैमिली के नाम पे जॉइंट फैमिली ख़त्म हो गई, चाचा दादा सब ख़त्म हो गए, और हम पूरा ध्यान क्या करते हैं, हम पूरा ध्यान देते हैं अपनी वाइफ पर, अपने बच्चों पर, अपनी सारी कमाई, अपनी सारी सेविंग, हम कहते हैं हम बच्चों के लिए ये सब कर रहे हैं। और हमने दादा को छोड़ दिया, हमने चाचा को छोड़ दिया, हम आ गए अपने बच्चों और अपनी वाइफ तक। और आप अगर अपने बच्चों और वाइफ के लिए ही कर रहे हैं तो उसका ये खामियाजा भी हो सकता है। ये दिखाने के लिए मैंने सोचा कि ये बहुत ज़रूरी है समाज तक ये संदेश। हम लोग राजनीतिक खबरें ज़्यादा करते हैं, लेकिन उससे कहीं बड़ी खबर ये है, सबके घर की है। ये राजनीतिक आदमी के घर की भी है, IAS के घर की भी है, चपरासी। और मैं तो ये समझ में आ रहा है मुझे कि जो कमज़ोर आय वर्ग के लोग हैं, जो निम्न मध्यम वर्ग हैं, सारे पारिवारिक और सामाजिक मूल्यों को निभाने का उन्हीं पे दायित्व है, वही कर रहे हैं। आपको मजदूर या कमज़ोर या गरीब या कम पैसे वाले लोग अपनी माँ बाप को ऐसे छोड़ते हुए नहीं दिखेंगे। जिन्होंने अमीरी देखी और जिनके बाप गरीब हो गए, वो बाप को छोड़ देंगे। जिन्होंने गरीबी देखी है, वो अपने बाप को नहीं छोड़ रहे हैं। आप देखें वृद्धाश्रम में, मैं तो देख रहा हूँ ना,
सारी माओं का यही कहना है कि उनके पास 80 लाख रुपए थे, घर था, भतीजे ने लिखवा लिया, बेटे ने लिखवा लिया, बेटे ने फिर नमस्ते चल। तो इससे अच्छा है कि आदमी हैंड टू माउथ रहे। हाँ, इतना ही कमाए, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भूखा न जाए। आदमी की कम सबसे बड़ी चीज़ यही है। लोगों ने अपने जीवन को इतना भौतिकवादी बना दिया है। मैंने सोचा समाज को ये भी ज़रा एक रूप दिखाया जाए, इसलिए मैं सोनीपत आया। आपने बात की, इसका बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। ये मैंने उस दिन भी कहा था और आज भी कहूँगा, उस दिन ऐसी आत्मीयता भरी आँखों को भर देने वाली, झकझोर देने वाली दिल को जो है भाई यह वाक़या हुआ, जिसमें कि परिवार का कोई बंदा मौके पर मौजूद नहीं हो पाया, परंतु हमने अपना सामाजिक होने का दायित्व पूरा किया। उस दिन भी मैंने कहा था कि गुस्सा बहुत है, उन लोगों के लिए गुस्सा बहुत है जो अपने माँ बाप को अकेला छोड़ देते हैं, अपने पारिवारिक रिश्तों को ख़त्म करने लग रहे हैं। जिस माँ बाप ने कभी गीले में रह करके आपको सूखे में सुलाया था, कभी आपकी परेशानियों को उठा करके अपने कंधे को तुड़वाया था, किसी न किसी परेशानी छाती अड़ करके हर पूरे समाज से लड़ जाते हैं वो माँ बाप, आपके पास उनके लिए समय नहीं है, तो इससे ज़्यादा चुल्लू भर पानी में डूब मरने वाली बात और कुछ हो नहीं सकती। यह ऐसी बात है, रिश्तों को ख़त्म करती जा रही है, और भावनात्मक जो रिश्ते हैं, जो पारिवारिक रिश्ते हैं, उनका ख़त्म होना मतलब कि भारत की जो आत्मा है, उस मूलभूत सांचे को, उस सनातन की प्रवृत्ति को, उस आत्मा को ख़त्म करने जैसा है। जो कि हम यह चाहते हैं कि हमारी सनातनी परंपरा के साथ साथ में हर परिवार के अंदर किसी भी वृद्ध को, किसी भी पारिवारिक रिश्ते को ख़राब न होना पड़े, और उनको जो है पारिवारिक रिश्तों में प्रेम भाव मिलता रहे। यहाँ वृद्धाश्रम चलाने वाले आनंद कुमार जी से जानते हैं, जो पिछले 37 सालों से यहाँ बुज़ुर्गों की सेवा कर रहे हैं, और सरकारी पद पे रहते हुए उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी और बुज़ुर्गों की सेवा में वो लगे हुए हैं। सर, ये आज एक कहानी जो आपके यहाँ से चली, जो पूरे देश भर में आज मुद्दा बन गई है कि समाज की ये आने वाली वो तस्वीर है जो हर किसी को अब देखने को मिलेगी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? और आज तो देश का मीडिया भी आज यहाँ पहुँच रहा है सोनीपत आपके आश्रम में। देखिए, ये बड़ी भयानक बात है, मतलब 37 साल में हमारे साथ पहला चांस हुआ है। नहीं तो परिवार वाले जैसे ये गुजरते थे हमारे पास आश्रम में, तो परिवार वाले बॉडी को ले जाते थे, नहीं लेके जाते थे तो यहाँ आ जाते थे उनके साथ, हमारे साथ लगकर हम उसको दाह संस्कार कर देते थे। मगर इनका देखिए, मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा कि ये बेटियाँ हैं और ये दूर हैं काफ़ी, तो उनकी जो अपनी सोच है कि अंकल हमें आने में भी कम से कम 1-1.5 दिन लगेगा, तो आप इनका हिंदू रीति रिवाज से दाह संस्कार करा दो। तो उसी हिसाब से हमने करा दिया। उन्होंने कहा वीडियो कॉल करके दिखा दो, तो वीडियो कॉल भी उनको दिखा दिया, भाई आपके पापा जी की जैसे तुमने कही थी, हमने वैसे उसका अंतिम संस्कार कर दिया। और अभी आपके आश्रम में देश भर से मीडिया चैनल आ रहे हैं, और ऐसी कोई प्रॉब्लम ऐसी आपको वृद्धाश्रम चलाते वक्त आती हो कि भाई अभी तो पूरा देश देख रहा है कि भाई सरकार से भी कुछ अगर आप कहना चाहें, पर बड़े अधिकारियों से जो आपके आश्रम में कुछ सहयोग कर सके? देखिए, सहयोग की बात मैं आपको बताता हूँ, 37 साल हो चुके हैं, और 37 साल में सोनीपत में मैं चला रहा हूँ, आज तक किसी आदमी के पास में 5 पैसे के लिए भी मतलब पर्ची अपने बाहर नहीं निकाली, भाई मेरे को सहायता चाहिए। ये जो कमी पेशी है ये मैं खुद वह करता हूँ। जैसे मेरी 5 एकड़ ज़मीन है, मैंने उस पर किसान क्रेडिट कार्ड से लोन लेके मतलब कुछ जैसे गवर्नमेंट देती है, पर गवर्नमेंट कभी देती है कभी नहीं देती। 99-2000 2 साल का नहीं दिया, उसके बाद 15, 16, 17 3 साल का नहीं दिया। अब दिसंबर 25 तक का पैसा आया है, उसके बाद 8वां महीना लग गया, कोई पैसा नहीं। तो ये एडजस्टमेंट तो मेरे को करनी पड़ती है ना। अगर सरकार के भरोसे देखूँ तो अब तक मैं भी इन चलते कर दूँ कि जाओ, मेरे पास तो है नहीं कुछ। मेरी तो देखिए, प्रशासन हुआ, सरकार हुई, अगर मेरे को कुछ देना चाहें तो मैं ये चाहूँगा कि हमें ज़मीन दे के हमारी बिल्डिंग बनवा दें, इससे ज़्यादा मेरे को कुछ चाहिए भी। बहुत शुक्रिया सर, आपने कैमरे पे बात रखी। दोस्तों, आज हम उसी वृद्धाश्रम ओल्ड एज होम में पहुंचे थे जो सोनीपत के अंदर मौजूद है, जहां पर आज देश भर के मीडिया चैनल जो आज यहां पहुंच रहे हैं, क्योंकि एक स्टोरी जो यहां से चली जिसने जो है पूरे देश के लोगों को भावुक कर दिया। दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक ये कहानी पहुंचे और
इसी के साथ इस वीडियो का करते हैं अंत। कैमरामैन बलदेव के साथ मैं हूँ आशीष कुमार और आप देख रहे थे SNA न्यूज़ सोनीपत।